आज सर राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष का वर्धापन दिन है और ऐसे में एक तो शरद पवार पक्ष के लोग भी हैं जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ अजीत पवार पक्ष के लोग भी हैं, वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्धापन दिन। क्या कहेंगे आप? तो पहली बात तो शरद पवार साहब करें ये तो एक शुभ बात है, हम उनको बधाई देते हैं, उनके कार्यकर्ता को बधाई देते हैं। लेकिन अजीत दादा करें ये तो उनके लिए ठीक नहीं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से गद्दारी करके उस पार्टी को तोड़ा जो इस राज्य में बहुत अच्छे तरीके से सरकार चला रही थी, उसको उन्होंने तोड़ा। और तोड़ने के बाद उन्होंने नया दल बनाया, तो 10 तारीख को उनका उनका कैसे हो सकता है? तो गलत तरीके से वो मना रहे हैं। तो मैं शरद पवार साहब के पार्टी और उनके तमाम नेताओं को बधाई देता हूँ कि और उनको और आगे पार्टी फले फूले। और अजीत दादा का मामला तो अभी पूरा देश देख रहा है, जिस तरह से लोगों ने उनको निगलेक्ट किया है, जिस तरह से राज्य की जनता ने उनको निगलेक्ट किया है, इससे साफ जाहिर है कि असली जो है वो राष्ट्रवादी जो है वो शरद पवार के की ही है और उनके साथ ही महाराष्ट्र की जनता खड़ी है। दूसरा सवाल ये है कि अजीत पवार पक्ष को महायुति में अभी मंत्री पद तो नहीं मिला गया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो तो रुके हुए हैं कि उन्हें मंत्री पद दिया जाएगा। क्या लगता है आपको? देखिए, एक तो तय है कि मोदी मंत्रिमंडल का ये जो तीसरा गठन है, अब इसमें शायद विस्तार नहीं होगा, क्योंकि 90% के आसपास जो है वो कोटा उनका भर चुका है। और जहाँ तक अजीत दादा का बयान है कि हमको उन्होंने राज्य मंत्री देने के लिए कहा, हमने मना कर दिया और हमें स्वतंत्र प्रभार या कैबिनेट मंत्री चाहिए, तो मैं ये समझता हूँ कि इनके दोनों जो बातें जिनसे हुई हैं, एक करप्शन को लेकर रही हैं, क्योंकि ये करप्शन में डूबे हुए लोग थे। जिसको ये मंत्री बनाना चाहते हैं प्रफुल्ल पटेल को, प्रफुल्ल पटेल के ऊपर भी ईडी का केस था, कल तक अभी कोर्ट में था, ये आपने देखा होगा। और दूसरे अजीत दादा के ऊपर खुद केस है, तो इसलिए वो ज़्यादा मोदी गवर्नमेंट पर प्रेशर बना भी नहीं सकते। और मुझे नहीं लगता कि उन्हें मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र की जनता ने उनको हराया है, जिस तरह से उनको निगलेक्ट किया, यानी एक तरह से देखा जाए तो महाराष्ट्र की जनता ने उनको कोई भाव नहीं दिया। इस बात को भांपते हुए मोदी और मोदी मंडली ने उनको सरकार में शामिल नहीं किया। तीसरी बात सर सवाल ये है कि अभी जो सरकार की नई सरकार की जो स्थापना हुई है, कल के दिन ही प्रधानमंत्री ने भी शपथ ली है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि माइनॉरिटीज़ को जगह दी गई है मंत्रिमंडल में? देखिए, जहाँ तक प्रधानमंत्री का सवाल है, पूरा देश जानता है, पूरा दुनिया जानती है कि प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं और झूठ के सिवा वो कुछ नहीं बोलते। अब ये बदकिस्मती है कि किस तरह से उनको सीटें मिल गई और वो सत्ता में आ गए। हालांकि जब सही जांच होगी जब तो सब मंथन होगा तमाम सीटों पर, तो बहुत सारा इसमें अदल बदल दिखेगा। और जब अदल बदल दिखेगा तो उनको ये समझ आ जाएगी कि उनकी जितनी झूठ थी, 400 के पार, फिर सरकार बनाएंगे, 272 हमारा होगा और ये होगा, वो सारा का सारा चीज़ें इस देश की जनता ने उनको नकार दिया। अब जहाँ तक माइनॉरिटीज़ का सवाल है, दूसरे उसका सवाल है, तो माइनॉरिटीज़ में आने वाली दो बिरादरियों का हम जिक्र करते हैं जो दोनों इस देश में बहुत इंपॉर्टेंस जिनका है, जिसमें मुसलमान 20% के हिसाब से लोग बोलते हैं कि देश में आबादी है। अगर देश में मुसलमानों की आबादी 20% है, तो तकरीबन 20 से 30 करोड़ के आसपास इस देश में मुसलमान रहता है, टैक्स पेयर है, इस देश के डेवलपमेंट में काम करता है, लेकिन उनका एक भी प्रतिनिधि आज की सरकार में शामिल नहीं है। जबकि इस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें यह है कि जो कास्ट या जो लोग छूट जाएंगे उनको बैक डोर से लाके उनको सरकार में शामिल करना चाहिए। और उन्होंने इस पर किया भी है। पंजाब से हारे हुए आदमी को उन्होंने मंत्री बनाया, वो किसी भी सभा का सदस्य नहीं है। अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो उस पर ये चीज़ होना चाहिए था कि माइनॉरिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए वहाँ उनको किसी ना किसी आदमी को लेना था। दूसरी एक ऐसी कम्युनिटी जो भले परसेंटेज में कम हो, लेकिन देश के इकोनॉमी में उसका बड़ा रोल है, वो है जैन कम्युनिटी, जो हजारों करोड़ रुपया इस देश को टैक्स देती है और उसके पैसे से ये देश के डेवलपमेंट में बड़ा काम होता है। तो मैं समझता हूँ कि मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते थे, जैन समाज के बल पर ये देश में पिछले 20 वर्षों में बीजेपी बढ़ी है। 20 वर्षों में बीजेपी अगर बढ़ी है किसी के पैसे से, किसी की मदद से, किसी की सपोर्ट से, तो वो जैन समाज था। लेकिन उन्होंने जैन समाज को भी रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया। इससे ये साबित होता है कि ये सरकार जो है जिस तरह की मनमानी कर रही है, वो संविधान का एक मजाक उड़ा रही है। यानी संविधान अगर कह रहा है उस पर भी आप सुनने को तैयार नहीं है। और जब आपने इस तरह की कम्युनिटीज़ के लोगों को आप जोड़ेंगे नहीं, तो सबका साथ सबका विकास कैसे होगा?
इसलिए मैं प्रधानमंत्री उनकी कैबिनेट के लोगों से चाहूँगा कि इन दो कम्युनिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन सरकार को करना चाहिए, क्योंकि देश में तभी आपसी भाईचारा एकता है। आखिरी प्रश्न ये है कि अभी जो है कोस्टल रोड जो है वो लोगों के लिए कल खुलने वाला है। आज मुख्यमंत्री, दोनों ही उप मुख्यमंत्री सभी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने आज पानी की दौरा किया, तो क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ये एक ऐसा विषय था कि जब वो पूर्ण रूप से तैयार नहीं था, पिछले महीने मुख्यमंत्री लोकसभा के चुनाव की जल्दबाजी में उसका इनॉग्रेशन कर दिया। अब वहाँ टेक्निकल कोई फॉल्ट आ गया जिसमें पहले सुरंग में से पानी लीकेज रिस हो रहा रही था। थी। तो जब वो पानी रिस रहा है, लीकेज है, और सेकंड भी आप खोलने जा रहे हैं, तो जब तक कोई इंटरनेशनली जो लोग उस पर काम करते हैं उनकी कोई रिपोर्ट नहीं आ जाए, तो सरकार को अभी भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर कोई साधन बन रहा है तो मुंबईकरों के विकास के लिए है, लेकिन ये सारा प्रोजेक्ट भी कांग्रेस की देन है, उद्धव ठाकरे की सरकार की देन है। आज वो सिर्फ फीता काटने का काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी वो इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं कि पूर्ण रूप से अभी तैयार नहीं है। अभी 2 दिन उसमें और काम को लगेगा, लेकिन लोगों में बस एक मैसेज चला जाए कि हमने डेवलपमेंट किया, हमने काम किया। तो मैं ये समझता हूँ एक काम तो अच्छा है कि एक बेहतर चीज़ मुंबईकरों को मिलेगी और मुंबईकर खुश होगा, लेकिन वहाँ जितना जोखिम है उसकी गारंटी सरकार को लेनी चाहिए। क्या भाजपा सरकार जो बैसाखी पे चल रही है वो टिक पाएगी? मैं दावे से कह सकता हूं आज नहीं तो कल उन्हें जाना है, क्योंकि जो विचारधारा है, आप पूरे चुनाव, लोकसभा के चुनाव को आप देखिए। लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री अमित शाह और नड्डा ने जिस तरह के भाषण इस देश में नफरत का किया था कि मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं देंगे, उनकी मस्जिदें तोड़ देंगे, दरगाहों को तोड़ देंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि देश में जिस